वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आपकी प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप अपनी केवीएस पीजीटी की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे फोकस करके, और होपफुली ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशंस में। और अगर आप केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए ऑनलाइन क्लासेस के सर्च में हैं और आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं या आप मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है 8318917792 पे, और आपको जो भी रिगार्डिंग इसके क्वेरीज होंगी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के या मॉक टेस्ट सीरीज को लेकर के, आप उसके रिगार्डिंग अपने सवाल को वहाँ पे पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज आपका इस संडे से स्टार्ट होगा, और अगर आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं मॉक टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में जो डिटेल्स आप कॉल करके या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि आपकी इम्यूनोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से कई सारे पॉसिबल सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक एज अ बहुत सारे एग्जांपल्स ही दे दिए जाते हैं कि आपका कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप है जहाँ पे एंटीबॉडी ई या एंटीबॉडी जी इन्वॉल्व होता है। तो एंटीबॉडी को लेकर के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, या आपसे एग्जांपल दे करके कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या ब्लड जो ग्रुप है वो कौन से टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल होता है, या एलर्जी के रिएक्शंस कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के का एग्जांपल होता है। इस तरीके से पॉसिबल सवाल आपसे यहाँ से बनते हैं। सो इम्यूनोलॉजी में बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे पॉसिबल सवाल आपसे प्रीवियस एक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से ये चार जो क्लासेस आपको पढ़ाई जाती हैं टाइप 4 1 2 4 वो आपस में कैसे डिफर होती हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको अच्छे से देख करके अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, सो हाइपर सेंसिटिविटी को बताने से पहले पहले हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं कि हमारी बॉडी का जो सीन होता है वो कैसा होता है। आपकी बॉडी में किसी भी पार्टिकल जो कि आउटसाइड से अगर आ रहा होता है उस पार्टिकल को लेकर के एक एबिलिटी होती है सेंस करने की। दैट मीन्स उसको सेंस करता है कि हाँ ये मॉलिक्यूल्स कैसा है, अपना मॉलिक्यूल्स है मीन्स अपनी बॉडी का है या बाहर का है फॉरेन मॉलिक्यूल्स है। साथ साथ में उसके नेचर के बारे में भी क्या करता है वो सेंस करता है कि हाँ ये हमारे लिए टॉक्सिक है या नॉर्मल है या कैसा नहीं है, राइट। तो सेंसिटिविटी हमारी बॉडी का एक बहुत यूनिक फीचर होता है। हमें हर चीज से क्या होता है सेंसेशन मिलता है। हम कोई बहुत अच्छा अगर खुशबू वाली चीज देखते हैं मतलब महसूस करते हैं तो भी हमको बहुत एक अच्छी सेंसेशन आती है। अगर हमें कोई बैड स्मेल आ रही होती है तो भी हमको वहाँ पे सेंसेशन आता है। हम अगर हमारी बॉडी या हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट अगर किसी बहुत हॉट रीजन में अगर चला जाता है, किसी हॉट चीज के ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो भी हमको पता चल जाता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे आसपास में जो चीजें हो रही होती है उनको सेंस करता है। सिमिलरली जब कोई बॉडी में जब कोई मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में क्या करता है, अगर एंटर करता है तो उस एंटर किए हुए मॉलिक्यूल्स को भी हमारी बॉडी क्या करती है, एक तरीके से रीड आउट करती है, मीन्स उसे पहचानती है कि क्या ये मॉलिक्यूल्स हमारी ही बॉडी का है या दूसरा मॉलिक्यूल्स है। तो वो पहचानने का काम कौन करता है, आपका एमएससी मॉलिक्यूल्स, जिसके बेसिस पे सेल्फ और नॉन सेल्फ की क्या होती है, रिकॉग्निशन होती है। तो जब कोई मॉलिक्यूल्स अगर आपका नॉर्मली हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ में हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। इसे आप बोलते हैं सेंसिटिविटी। वो सेंसिटिविटी की वैल्यू जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स को सेंस करने की, उससे ज्यादा अगर एक्सीड हो जाए फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, उस केस में उसको आप बोलते हैं दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी। सो सिंपली हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स व्हाट, जो सेंसिटिविटी रिएक्शंस है नॉर्मल कंडीशंस का, वो किसी एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए उसी को आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी। सो थ्रेशोल्ड वैल्यू सपोज कीजिए किसी एक मॉलिक्यूल्स का सेंस करने की ये होती है, तो अगर ये सेंसिटिविटी के थ्रेशोल्ड की वैल्यू अगर इससे ज्यादा हो जाए तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी। तो सिंपल वे में हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स क्या है, किसी के लिए आप ज्यादा अटेंटिव हो जाना। अगर सपोज नॉर्मली अगर आपका कोई केयर करता है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा अगर आपको केयर करना शुरू कर देगा तो कभी कभी आपको इरिटेट कर देता है, कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं। इन द सेम वे बॉडी भी सारी चीजों को क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, मीन्स सेंस करती है, लेकिन वही सेंसिटिविटी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो आपकी बॉडी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट दिखाना शुरू कर देता है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मीन होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी में सिग्नल देने का काम करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए कि हाँ अभी यहाँ पे कोई चीजें हैपन हो रही हैं, राइट। ब्लड वेसल्स का वैसोडाइलेशन हो जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इस तरीके से आपके वहां पे क्या होते हैं, रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये आपका जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है दोनों काइंड ऑफ इम्यूनिटी के में क्या होता है, ये ऑपरेट हो सकता है। आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी हो सकता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी में। तो यही से सवाल आपसे बन जाते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होता है वो कौन से पार्ट या कौन से आर्म ऑफ इम्यूनिटी में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो आंसर इज बोथ, दैट इज द ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड।
जैसा कि आप जानते हैं कि अडैप्टिव जो इम्यूनिटी होती है उसके दो आर्म्स होते हैं, अडैप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी आपको पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अडैप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, और इसके बाद दूसरा क्या करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये दोनों ही जो ब्रांच होते हैं वो अलग अलग पाथवे चलाते हैं और अलग अलग काइंड के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ये ट्रीट करते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम बोले तो यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है, आपका बी सेल्स इन्वॉल्व होता है, जबकि यहाँ पे आपका टी सेल्स इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे सॉल्युबल एंटीजेंस होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा, इनसॉल्युबल एंटीजेंस होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ये डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है, वो रिएक्शंस जो होती है वो दोनों इम्यूनिटी के आर्म्स को रेगुलेट करती है, दैट मीन्स दोनों यूनिटीज में इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद आपको बताया गया कि इसके होने की वजह से क्या होता है, या तो वो जो टिश्यूज होगी जहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो रहा है वो या तो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, या अल्टीमेटली क्या होती है, डेथ हो जाती है। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस है किसके, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के। किसी सेल्स में, किसी ऑर्गन्स में, किसी टिश्यूज में अगर किसी चीज को लेकर के हाइपर सेंसिटिविटी हो गई तो वो जो टिश्यू होगी अल्टीमेटली या तो डैमेज हो जाएगी, या तो फिर क्या होगा, वो डेथ हो जाती है। आप किसी इंडिविजुअल्स को किसी भी मॉलिक्यूल से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जैसे लाइक एज डस्ट से भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है, आप पनीर खाते हैं आपको पनीर से भी सेंसिटिविटी हो सकती है, राइट। तो हाइपर सेंसिटिविटी किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल्स को हो सकता है। सो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि आपकी बॉडी का जो होने वाला अप्रोप्रिएट रिएक्शंस होता है, दैट मीन्स आपकी बॉडी का नॉर्मल काम क्या है कि वो कोई भी बाहर से अगर पार्टिकल्स आ रहा है तो उसके खिलाफ ही क्या करेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अगर वो एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा हो जाए उसी का आप बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस। तो इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्सेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी। एलर्जी का भी टर्म यहाँ पे दिया जाता है, राइट। तो हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स क्या, दैट इज द जो भी आपके इम्यून रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं वो क्या हो जाए, इनअप्रोप्रिएट हो जाए। और यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी को 4 क्लासेस में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। स्टार्टिंग में इसका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया था, दैट इज अ डिले टाइप और फास्ट टाइप में, दैट मीन्स जल्दी होने वाले रिएक्शंस के बेसिस पे। बट लास्ट में जाकर के जो क्लासिफिकेशन किया गया वो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप आपको डिवाइड किए गए हैं हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। वो चारों क्या हैं, दैट इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। आपको यहीं से सवाल बनते हैं, तो इनको हम लोग 1 बाय 1 टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक के जो रिएक्शंस होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपस में एक दूसरे से ये डिफर होते हैं, राइट। तो टाइप फर्स्ट जो आपका हाइपर सेंसिटिविटी है वो क्या है, IgE मींस इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड होता है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करने वाला आपका एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा, दैट इज ई होगा। और इसके क्या क्या पॉसिबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट क्या होगा, अभी इसको जस्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, मीन्स क्या क्या चीज इसको चाहिए होता है। यहीं से सवाल आपके बनते हैं। तो नंबर पहला है कि कोई एक एलर्जन मॉलिक्यूल होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एलर्जी को कॉज करते हैं, मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी को के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको आप बोलते हैं दैट इज द एलर्जन। ये कुछ भी हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, चॉक पाउडर हो सकता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, जिसकी वजह से जिसकी एंटर करने की वजह से आपकी बॉडी में अगर रिस्पॉन्सेज जरूरत से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो उसको आप बोल देंगे दैट इज द एलर्जन। यहाँ पे एंटीबॉडी ई की जरूरत पड़ेगी, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ई का। मास्ट सेल्स, बेसोफिल सेल्स जो कि आपके हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। साथ साथ यहाँ पे एक एफसी रिसेप्टर जो पाया जाता है इन दोनों सेल्स पे, दैट इज द मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के रिसेप्टर सरफेस पे, जिसको आप बोलते हैं एंटीबॉडी ई बाइंडिंग एफसी रिसेप्टर्स। सो ये आपके क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं टाइप ऑफ फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको यहाँ पे लिस्ट किया कर दिया। एनर्जन होना चाहिए, एंटीबॉडी ई होना चाहिए, मास्ट सेल्स, बेसोफिल सेल्स और एंटीबॉडी ई के एफसी रिसेप्टर, एफसी रीजन से बाइंड करने के लिए एफसी रिसेप्टर्स होना चाहिए, ओके। और इनके क्या प्रिंसिपल इफेक्ट हो सकते हैं अगर हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट अगर होती है, तो पहला ये काम करेंगे वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से आपका जो आर्टरीज होती है, जो वेन्स होता है, उनका एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, और यहाँ पे ब्लड का फ्लो होना जो होना होता है वो बढ़ जाता है, तो ब्लड फ्लो रेट जो होती है बढ़ जाती है। दूसरा क्या करेंगे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी ये परफॉर्म करते हैं। तो ये इनके पॉसिबल प्रिंसिपल क्या है, इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखते हैं, आपको बताया जा रहा है कि जब कोई भी आपका एलर्जन मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में, पहली चीज तो आप ये समझिए कि हाइपर सेंसिटिविटी जो फर्स्ट होती है और जो नॉर्मल आपके रिएक्शंस होते हैं, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का, वो सेम होता है। यहाँ पे बहुत माइनर डिफरेंस होती है।
नॉर्मली कोई भी आपका एंटीजन मॉलिक्यूल अगर आता है तो वो क्या करता है, बी सेल्स के सरफेस पे जो पाए जाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं वो उस रिसेप्टर से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद आपका ये बी सेल्स क्या होती है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में डिवाइड हो जाती है। मेमोरी सेल्स का काम होता है उसको रिकॉग्नाइज करके उसके शेप को स्टोर करना, जबकि प्लाज्मा सेल्स का काम होता है कि उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाना, और ये एंटीबॉडी जा करके उस एंटीजन को या उस मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये एक नॉर्मल पाथवे होता है आपकी बॉडी में किसी भी एंटीजन्स को, जब एंटीजन का इनकाउंटर होता है तब। इस हाइपर सेंसिटिविटी के केस में क्या होता है कि ये जो एलर्जन मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ये बी सेल्स से आपका बाइंड करता है, तो ये बी सेल्स जो होती है वो स्पेसिफिकली ऐसे एंटीबॉडी को बनाती है, इसका नाम है दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई, मींस एंटीबॉडी ई बनाती है। और एंटीबॉडी जो ई होता है उस एंटीबॉडी ई का ये जो एफसी रीजन, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि एंटीबॉडी में दो रीजन पाए जाते हैं। ऊपर वाले रीजन को आप एफ ए बी बोलते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, और नीचे वाले रीजन को आप एफ सी रीजन बोलते हैं, दैट इज फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो एफ सी रीजन जो होता है, इस एफ सी रीजन से बाइंड करने के लिए मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं एफ सी रिसेप्टर्स। ये एंटीबॉडी जा करके क्या, जब ये बनता है तो जा करके मास्ट सेल्स के सरफेस पे पहले ये क्या करेगा, बाइंड कर जाता है। जब ये बाइंड करता है तो इस सेल्स को आप क्या बोलते हैं, सेंसिटाइज मास्ट सेल्स, मींस अब ये सेल्स जो है इसको ये सूचना मिल चुकी है कि हाँ इस टाइप का एंटीजन इसकी बॉडी में आया हुआ था और ऐसा एंटीबॉडी वो बना चुका है। तो पहली बार जब कोई एलर्जन मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी में एंटर करता है तो उस टाइम पे बी सेल्स जो होती है वो बाइंड करने के बाद एक्टिवेट होकर के वहां पे एंटीबॉडी ई बनाती है, और उस एंटीबॉडी ई के एफसी रीजन से बाइंड करने के लिए मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के ऊपर क्या होता है, एक रिसेप्टर पाया जाता है। उस रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये मास्ट सेल्स क्या होगा, आपका पूरा एक्टिवेट हो जाता है, मींस सेंसिटाइज हो जाता है। जब कभी दोबारा सेम यही काइंड का आपका एलर्जन मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में जब एक्टिवेट करता है, तो ये आपका एक्टिवेशन मतलब जब इंटर करता है तो उस टाइम पे आपका जो मास्ट सेल्स पहले से ही आपका सेंसिटाइज हो चुकी है, अब ये तुरंत का तुरंत क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। और एक्टिवेट होने के बाद इस मास्ट सेल्स में जितने ढेर सारे आपके ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, वो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं डी ग्रेन्युलेशन। और ये रिलीज होने के बाद पॉसिबल ये सारे क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। स्मूथ मसल सेल्स का कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे, ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट कर देते हैं, म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस निकलना ज्यादा हो जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं उसके डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी जो चीजें होती हैं वो पॉसिबल इवेंट वहां पे परफॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाइपर सेंसिटिविटी जो फर्स्ट होती है वो कैसे आपका नॉर्मल रिएक्शन से जो होती है वो डिफर होती है। वहां पे आपका एंटीबॉडी ई बनता है और एंटीबॉडी ई के एफसी रीजन से बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल्स पे, जो कि जा करके बाइंड करता है। तो फर्स्ट टाइम पे जब कोई एंटी एलर्जन मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में बाइंड करता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मास्ट सेल्स सेंसिटाइज होता है, दैट मींस एक्टिवेट हो जाता है, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिमिलरली वही सेम काइंड का अगर आपका जब एंटीजन मॉलिक्यूल्स एंटर करेगा तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शंस परफॉर्म होती है। तो ये जो आपके डी ग्रेनुलेशंस हो रहे हैं, मींस जहाँ पे ग्रेनुल्स आपके निकल रहे हैं, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है ये ग्रेनुल्स किस किस फॉर्म में निकलते हैं, क्या इनका नाम होता है। ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पे निकल रहे हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ग्रेन्यूल्स के निकलने के प्रोसेस को डी ग्रेनुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये बायोलॉजिकली एक्टिव या पोटेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी दो क्लास में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी मैसेंजर या प्राइमरी मेंबर्स और सेकेंडरी मैसेंजर या सेकेंडरी मेंबर्स। तो कौन कौन से एग्जांपल होंगे यहाँ पे देखिए, हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन, ये बहुत तीन कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में एग्जांपल देकर के पूछता है। और ये सब के सब एग्जांपल किसके हैं, प्राइमरी मेंबर के, प्राइमरी मैसेंजर के। प्राइमरी और सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, ये आपको सेल सिग्नलिंग जब मॉलिक्यूल्स आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टली किसी सेल्स को जो एक्टिव कर, सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपका टी सेल्स है, टी सेल्स से सपोज कीजिए कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल्स क्या किया है, बाइंड किया हुआ है, और बाइंड करने के बाद ये मान लीजिए एंटीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड किया तो इसने क्या बनाया, आपका टी हेल्पर सेल्स बनाया, और इसके बाद क्या बनाया, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाया, और टी हेल्पर सेल्स ने फिर से क्या बनाया, आपका साइटोकाइंस बना दिया। तो इस केस में ये जो आपका एंटीजन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी कहलाएगा, और ये साइटोकाइंस क्या कहलाएगा, सेकेंडरी, क्योंकि ये जाकर के फिर से क्या करता है, बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, राइट। तो इस तरीके से इनका नेचर जो होगा, मींस ये जो डी ग्रेनुल्स यहाँ पे होता है, ग्रेनुलेशन के प्रोसेस में जो ग्रेनुल्स होते हैं उनका नेचर दो तरीके से हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी के एग्जांपल कौन कौन से हैं, हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे सवाल एग्जाम में ऑप्शन देकर के पूछे जाते हैं। दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कॉमन एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन का, और इसके बाद साइटोकाइंस का, इन सब का, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, आपके सेकेंडरी क्लास ऑफ
ग्रेन्यूल्स मॉलिक्यूल्स जो कि मास्ट सेल्स या बेसोफिल सेल से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल को नोट कीजिए और इसके बाद आपसे एग्जाम में यही सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है। हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है रिस्ट, रेडियो अमीनो सॉर्बेंट टेस्ट। इस टेस्ट से भी आपका एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि इम्यूनोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट को चेकआउट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए किस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। सो आंसर इज दैट इज द अरेस्ट मींस रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट क्या होती है। अब हम लोग आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी सेकंड पे। हाइपर सेंसिटिविटी जो सेकंड होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक का नाम से भी जाना जाता है। आपने एडीसीसी का फिनोमेना पढ़ रखा है। एडीसीसी एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल की साइटोटॉक्सिस कराई जाती है, उसी को आप बोलते हैं दैट इज द एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि इस हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस के टाइप में क्या होगा। इन्वॉल्व एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। जिस किसी भी टारगेट सेल्स का डिस्ट्रक्शन किया जाएगा वहां पे एंटीबॉडी भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर टाइप ऑफ अ सेकंड काइंड ऑफ रिएक्शंस मींस जो भी आपके ब्लड का आपका जो ब्लड ग्रुप है या जो ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है मींस डोनेशन किया जाता है ब्लड का, उसका जो एग्जाम्पल है वो किस में आता है, टाइप सेकंड के हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस में आता है। मींस जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है, अगर कोई एक डोनर है और कोई एक रिसीवर है तो दोनों का पहले ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराई जाती है, तब जाकर के बेसिकली वहां पे क्या होता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। अगर गलती से भी कोई मैचिंग प्रॉपर अगर नहीं हो पाई तो वहां पे एलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉज हो जाते हैं। तो अगर किसी बॉडी का, किसी भी इंडिविजुअल्स के बॉडी का ब्लड किसी ऐसे इंडिविजुअल के बॉडी के ब्लड में डाल दिया गया जो कि सुटेबल नहीं था, तो वहां पे एलर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉज हो जाते हैं। और वो जो एलर्जिक रिएक्शन जो कॉज होगा उसको आप बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी काइंड सेकंड, राइट। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है आपको मैंने पहले बता दिया ब्लड ग्रुप का, और दूसरा आपका एग्जांपल यहाँ दिया जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का। ये एक बहुत ही हीमियोलाइटिक लीकेज का एक एग्जाम्पल है। एक डिजीज होती है जिसमें बेबी जो होता है फर्स्ट टाइम पे बेबी जो होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन आपका जो कंसेक्यूटिव जो प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी होगा उसका जो पूरा का पूरा जो आरबीसी होती है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, मींस वो डेथ कर जाता है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है उसकी। क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कैसे होता है और क्या उसके लिए कंडीशन जरूरी होती है। सबसे ज्यादा सवाल जो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के लिए कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो आरएच पॉजिटिव आपका क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, और मदर जो होनी चाहिए वो आरएच नेगेटिव होनी चाहिए। इसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं इनके बाकी पॉइंट्स को। सो टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होगा वो कब पाया जाएगा, व्हेन अकर एन एंटीबॉडी रिएक्ट विद एंटीजेनिक डिटरमिनेंट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल्स। आपका जब एंटीबॉडी क्या होगा, बाइंड करेगा एंटीजन डिटरमिनेंट से जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा, तब जाकर के आपकी ये वाली एक्टिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी वाली रिएक्शंस परफॉर्म होती है। और उसके होने से क्या होगा, लीडिंग टू द सेल डैमेज और सेल डेथ। उसके बाइंड होने के बाद वो सेल्स क्या होगी, या तो डेथ कर जाएगी या तो वो डैमेज हो जाएगी। और इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और उसके थ्रू आपका ये एडीसीसी की प्रोसेस क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि टाइप जो सेकंड होता है उसके लिए क्या क्या कॉमन एग्जांपल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ब्लड ग्रुप का जो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, मींस ब्लड का जो ट्रांसफर किया जाता है, वो आपका कॉमन एग्जांपल किसमें आता है टाइप सेकंड के हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस में, राइट। जिसमें आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, दैट इज वाई वो सबको अपना ब्लड ग्रुप क्या करता है, दे सकता है। तो इसको आप यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। जबकि ए बी जो होता है वो दोनों ही एंटीजन रखता है, तो किसी भी ब्लड की बॉडी, किसी भी बॉडी में, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में अगर आप डालेंगे तो बेसिकली वहां पे रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से वो आपका इसके पास दोनों के दोनों वो होते हैं, एंटीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप दे नहीं पाता, वो सिर्फ क्या करेगा, रिसीव कर सकता है। तो ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है, जबकि ये यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी सवाल कई बार आपसे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो ब्लड ग्रुप का जो ट्रांसफ्यूजन है एग्जाम्पल किसका है, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी का। इसके बाद देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जब कोई मदर जो कि आरएच नेगेटिव होती है, अगर उसका मैरिज किसी ऐसे मेल कैंडिडेट से हो जाए जो कि क्या है, आपका आरएस पॉजिटिव होता है, तो इनके आपके कांटेक्ट से जो भी बेबी यहाँ पे मदर की बॉडी में डेवलप कर रहा होता है, उस बेबी का उस बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू जो आपका जेनेटिक ट्रांसफ्यूजन मींस ब्लड का ट्रांसफर होता है, तो ये आरएस पॉजिटिव का जो एंटीजन है अब मदर की बॉडी में क्या किया गया है, इंटर कर दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट टाइम पे जब मदर की बॉडी में आरएच एंटीजन मॉलिक्यूल जो कि पॉजिटिव है मदर की बॉडी से होकर के आता है इस डेवलपिंग चाइल्ड के ब्लड में,
तो ये वाली जो चाइल्ड का जो ब्लड होता है वो बेसिकली इसको तो मतलब इसकी जो मदर की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, सेंसिटाइज हो जाती है। मतलब RS पॉजिटिव एक एंटीजन है, तो इसके खिलाफ में उसकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी, किसका, मदर की बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है। अब वो बना करके मेमोरी सेल्स आपका पड़ा हुआ है। तो पहली जो डिलीवरी होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम पे सेंसिटाइज हुआ है और एंटीबॉडी बन करके नॉर्मल तरीके से रखे हुए, मीन्स वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल हो जाती है, मीन्स कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव जितनी भी डिलीवरी होंगी उन सब के लिए क्या होगा कि चूंकि अब मेमोरी सेल्स इस RS एंटीजन के लिए बन चुका है, तो जैसे ही वो फिर से बेबी कोई मदर की बॉडी में डेवलप करना शुरू करता है, वो RH जो एंटीजन्स होता है उसके लिए ढेर सारे क्या होते हैं, एंटीबॉडी बन जाते हैं। और जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी के संपर्क में आता है, वो सारा का सारा जो RBC सेल्स होती है उसको डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बेबी की प्री मेच्योर क्या होती है, डेथ हो जाती है, या जस्ट आफ्टर बर्थ के बाद भी क्या उसका डेथ हो जाता है। इसी कंडीशंस को आप बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जो कि एक हीमोलाइटिक क्या है आपका, मतलब जो फिटस जो कि डेवलप हो रहा होता है उसी के इरेथ्रो मींस RBC सेल्स, फिटलिस मींस दैट इज फिटस के कंडीशंस में जो भी आपका डेवलपिंग चाइल्ड होता है उसकी ही बॉडी में क्या होता है, उसकी बॉडी का RBC सेल्स पूरे डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, इससे वो डेवलप नहीं कर पाता। इस केस को आप क्या बोलते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। उसके लिए जरूरी जो चीज है वो क्या कि RS पॉजिटिव आपका, RS निगेटिव क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, और RS पॉजिटिव क्या होना चाहिए, मेल होना। यही कॉम्बिनेशन आप करके आपसे बना करके पूछ देता है। तो पहली डिलीवरी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जबकि बाकी जो कंसेक्यूटिव आपके डिलीवरीज होते हैं उन सब में सारे बच्चे क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं। इसको रोकने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक मॉलिक्यूल्स बनाया गया जिसका नाम है रोगम, और ये आपका जो मॉलिक्यूल्स होता है उस मदर की बॉडी में पहले से इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि जा करके वो उस एंटीबॉडी से बाइंड कर लेता है, ताकि अब मदर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब जाकर के बेबी जो होता है वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाता है। तो फिलहाल अभी के डेट में ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट की गई है मेडिकल के द्वारा, और अभी कोई दिक्कत नहीं है। RS पॉजिटिव RS निगेटिव अगर शादी हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, सो सेकंड काइंड के हाइपर सेंसिटिविटी के लिए आपको ध्यान में रखने वाली जो बात है वो यही है कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं और किस तरीके से परफॉर्म होता है। इसके बाद थर्ड आता है। थर्ड सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस में एंटीजन और एंटीबॉडी का इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये वही है जो कि आपको एग्जाम्पल में दिया जाता है। सो इस रिएक्शंस में एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन मॉलिक्यूल से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस में होगा, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस में, राइट। और यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि जब आपका एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्या होता है, एक्टिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद बाकी जो चीजें होंगी वो नॉर्मल रहती हैं, मींस आपका एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और आगे चल करके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद आपकी बाकी की जो प्रोसेस होती है इम्यूनोलॉजी के हिसाब से वो नॉर्मल इस तरीके से चलती रहती है। तो यहाँ के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि कौन से हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस में एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर इज थर्ड। फोर्थ वाले को हम DTH के नाम से भी जानते हैं, दैट इज द डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स बहुत धीरे धीरे होता है। दैट मीन्स इसको देखने के लिए, अपियर होने के लिए काफी लॉन्ग टाइम लगता है, और ये तब होता है जब टी सेल्स बेसिकली क्या करती है, डिवाइड होती है टी हेल्पर सेल्स में और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स में। और ये जो टी हेल्पर सेल्स होती है वो क्या बनाती है, आपका साइटोकाइंस, और यही जो साइटोकाइंस होते हैं वो लोकल इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, कॉज करते हैं, मीन्स लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। इसी को आप बोलते हैं दैट इज द डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। मीन्स व्हाट, जब कोई एंटीजन मॉलिक्यूल्स आपका टी सेल्स से बाइंड किया और ये टी सेल्स डेवलप किस में हो गया, दैट इज द टी हेल्पर सेल्स में, और टी हेल्पर सेल्स क्या बनाया, आपका साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिलीज होकर के आपके वेसल्स में लोकल में क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और यही इन्फ्लामेशन जो होता है वो आपका टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी को दिखाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और किस तरीके से वो परफॉर्म होते हैं, उनके सारी समरी यहाँ पे हम देख लेते हैं, और क्या क्या सवाल आपसे बनता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टाइप फर्स्ट में आपने देखा कि यहाँ पे IgE मीन्स एंटीबॉडी ई मीडिएटेड होता है, और यहाँ के लिए जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, मास्ट सेल्स है, बेसोफिल सेल्स है, इस तरीके से आपने देखा था। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हे फीवर। ये एग्जाम्पल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, हे फीवर किस टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल होता है, तो उसको आप अच्छे से याद रखिए। इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ ताकि आप नोट्स जब बनाएं तो आप उसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। सेकंड क्लास ऑफ जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो एंटीबॉडी जी मीडिएटेड होती है। ये भी आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि एंटीबॉडी जी का इन्वॉल्वमेंट किस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में पाया जाता है।
तो और यहाँ पे आपका जो होगा ADCC के थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होकर के प्रोसेस परफॉर्म होती है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस होता है और ब्लड ग्रुप का क्या है, मिसमैचिंग होती है। ये दोनों ही एग्जांपल आपसे कॉमनली पूछे जाते हैं। ये दोनों एग्जांपल किस क्लास ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाया गया थर्ड वाले के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कैचिंग पॉइंट है वो क्या है, यही यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सिर्फ अकेला एकलौता ऐसा टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी है जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और यही से सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं, राइट। और इसके लिए आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, रोमेटॉइड, ये आर्थराइटिस है, ये सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में सवाल ऑप्शन दिए जाते हैं कि रोमेटॉइड जो आर्थराइटिस होती है वो किस क्लास ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी का एग्जांपल होता है। इसके बाद आपका जो फोर्थ है दैट इज द डिले टाइप का हाइपरसेंसिटिविटी होता है। ये कॉमन टाइप के पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, और जो आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, ट्यूबरकुलिन में देखने को मिल सकता है रिएक्शंस में, या आपका फिर डायबिटीज मेलाइटस का केस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे फोर्थ जो क्लासेस थी आपके टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक के जो हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस के, उनके बारे में देखा, और उनके बारे में आपने जाना कि क्या उनका कॉमन डिफरेंसेस होता है, कौन कौन से एंटीबॉडी इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, कहाँ पे ADCC होगा, कहाँ पे साइटोटॉक्सिस होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया। सो होपफुली कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपके प्रिपरेशन में और आपके कॉन्सेप्ट में थोड़ी इंप्रूवमेंट आपकी इस वीडियो के देखने के बाद हुई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।